क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 3 को उसका पार्ट 3। इसके पहले हम लोग फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हिटलर जो है लोगों की निगाह में मसीहा बन के, सवेरियर बन के, यानी कि हाँ भाई यही एक आदमी है जो हमारी जर्मनी का भला कर सकता है, ऐसे निगाह में लोगों के हिटलर आ रहा था। अब हम लोग आज इसमें कवर करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कैसे नष्ट किया गया, उसको कौन नष्ट किया। पहले डेमोक्रेसी थी, क्योंकि जैसे रशिया वगैरह में, यूरोप वगैरह में जिस तरह से रिवॉल्यूशन हुए, तो जर्मनी में भी लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी हो। फिर आ भी गया था, लेकिन बाद में फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। कैसे होता है तो देखिए, 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग थे उन्होंने ऑफर किया एक चांसलरशिप का। ये क्या होता है, यह एक हाईएस्ट पोजीशन होती है सभी मिनिस्टर्स की कैबिनेट में, और ये हिटलर से जो है इसको करवाया गया। अब क्या होता है फिर इससे, इस चेंजेस से क्या होते हैं कि जो नजीज था वो सब, अब जितने भी रैली वगैरह थी कंजर्वेटिव्स के और उनके कारणों के, वो सब जो है वही मैनेज करने लगा। कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं। लिबरल वो कहते हैं भाई कि अब तो बिल्कुल बहुत हद हो गई, अब सीधे मारो काटो और सीधे काम पे कर लो, ठीक है। ये हो गए रेडिकल्स। अब ये कौन से होते हैं, एक लिबरल्स होते हैं, जो कहते हैं कि हाँ भाई चेंज होना चाहिए, बट धीरे धीरे होना चाहिए, बहुत अचानक से नहीं होना चाहिए। इसके पहले हम लोग ये सब कवर कर रखे हैं। तो जो कंजर्वेटिव्स की जो रैलीज थी, जो पार्टीज थी, वो सब अब जो है नजीज कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो इस तरह से फिर एक्वायर पावर, जितनी भी शक्ति की पावर की जरूरत थी हिटलर को, वो सब मिल जाती है, ठीक है। 30 जनवरी 1933 से जो प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने ऑफर करते हैं, जो उसके बाद से हिटलर जो है ना डिसमेंटल कर देता है जितने भी प्रकार के डेमोक्रेटिक रूल उस समय जर्मनी में चल रहे थे, उसको जो है खत्म कर देता है। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। एक रहस्यमयी रूप से जो है आग लग जाती है जर्मनी के पार्लियामेंट बिल्डिंग में फरवरी को। ऐसा लोग कहते हैं कि वो हिटलर नहीं लगवाई थी, लेकिन एक रहस्यमयी टाइप से ही यह जाना जाता है कि वहाँ पे आग लग गई थी। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 identically suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। जो वेमेयर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो गारंटी था लोगों के राइट के लिए कि भाई आप फ्री हैं स्पीच के लिए, प्रेस फ्री था, है ना, ये सब जो है कैंसिल कर दिया गया। ये सब राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। Then he turned on his enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। कॉन्स्टिट्यूशन कैंप्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैंप्स मतलब चार दीवारी का एक ऐसा घर जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर और बहुत सारे गैस के चेंबर हों लोगों को मारने के लिए, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैंप कहलाता है। तो क्या होता है बाद में कि जो उसके बहुत ज़्यादा आर्क वाले एनिमीज हुआ करते हैं, आर्क मतलब प्रबल शत्रु, बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखने वाले जो लोग थे हिटलर से, उन लोगों को जो है ना वो पैक करा के, हर्डली मतलब काफ़ी बुरी तरह से ज़बरदस्ती बिना किसी एक्सक्यूज के वो पैक करा के कॉन्स्टिट्यूशन कैंप में भिजवा देता था और वहाँ पे लोगों को तड़पा के मार डालता था। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवर। जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके ऊपर, जो कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट देखिए एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी होती है समाज में, जैसे कि भाई सबका भला होना चाहिए, लेबर का, फार्मर का, वर्कर का, इन सबका भला होना चाहिए। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है। तो इस तरह की विचारधारा जो रख रहे थे ना वहाँ पे जर्मनी में, उन सब लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सेवर यानी बहुत ज़्यादा कष्ट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन कैंप वगैरह में उनको ले जाया गया और बहुत से लोगों को दबा दिया गया, मतलब उनकी आवाज़ को दबा दी गई। Out of the surviving 6,808 arrests file of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone। तो इनमें से बहुत से लोगों को, मतलब नंबर आपको याद नहीं करना, बस आप इतना समझिए कि बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिस्ट लोगों को मारा गया और उनको कॉन्स्टिट्यूशन कैंप वगैरह में भेज दिया जाता है। They were however only one among of 52 types of victims prosecuted by the Nazis across the country। लगभग 52 प्रकार के विक्टिम्स हैं नाजीज के पास, जो कि पूरी दुनिया में उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 3 मार्च को क्या होता है 1933 में जो फेमस इनेबलिंग एक्ट वो है ना वो पास किया जाता है। तो ये क्या है, फेमस इनेबलिंग एक्ट क्या है, यह एक्ट है कि भाई जो डिक्टेटरशिप है ना वो जर्मनी में लागू हो गई। यानी एक एक्ट पास हुआ जिस एक्ट के अंतर्गत डिक्टेटरशिप के सारे रूल आते हैं जो कि हिटलर कंट्रोल कर रहा था जर्मनी में, ठीक है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो यह जो पावर आ गई इस तरह से हिटलर के पास, जो डिक्टेटरशिप की पावर आ गई, तो ये जो है पूरे पार्लियामेंट को जो है ना
अपने कंट्रोल में रखा रहते थे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वे बैन एक्सपेक्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड एफिलिएट। तो जितने भी पार्टीज थी पॉलिटिकल उन सबको बैन लगा दिया गया। जो यूनियंस वगैरह थे, संगठन संस्थाएं लोग बना रहे थे डेमोक्रेटिक रूप से, वो सब जो है बैन कर दिए गए, उनको मनाही कर दिया गया। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो जो स्टेट था, जो जर्मनी था, वो पूरी तरह से अब कंट्रोल करने लगा एक ही डिक्टेटरशिप के रूप में। किस पे इकोनॉमी पे भी, कि भाई कौन सी फैक्ट्री लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, सारी चीज़ों पे। और मीडिया पर भी, कि मीडिया अपने मन से कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकती है, नहीं दिखा सकती है खिलाफ में किसके, हिटलर के। ये सब जो है बैन लगा दिए गए। आर्मी वगैरह और जुडिशरी वगैरह पर भी बैन लगा दिया गया। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. नाजीज की जो संस्था थी, जो नाजी जिस तरह से चाहती थी, उस तरह से जो है बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह क्रिएट कर दिए गए, जिससे कि लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। बहुत स्पेशल टाइप का सर्विलांस वगैरह भी लगा दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and security service SD। तो इस तरह के देख रहे हैं आप लोग कितने प्रकार के विभागों को वो जो है जनरेट कर देता है, क्रिएट कर देता है। मतलब पुलिस भी सीक्रेट टाइप से वर्क कर रही है ना, और ट्रूपर्स वगैरह भी है जिनको ग्रीन यूनिफॉर्म वगैरह दे दिया गया था। It was the extra constitutional power of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब पावर तो ऑलरेडी हिटलर के पास थी, है ना, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से भी वो स्ट्रांग हो गया। उसने डिक्टेटरशिप लागू कर दी है पूरी जर्मनी में। तो इस तरह से उसके पास बहुत ज़्यादा जो है पावर आ जाती है, और बाद में फिर इसको ही जो है ना ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नाजीज ने जिस तरह से वहाँ पे क्रिमिनलिटी दिखाई है, वो उसको जो है ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट भी जाना जाने लगा, कि भाई यहाँ ये जर्मनी क्या कर रहा है। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to the concentration camps, dropped at will or arrested without any legal procedure। तो देखिए जो लोग थे जो हिटलर के खिलाफ में जाया करते थे, उनको बिना किसी लीगल प्रोसेस के, कि भाई आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा, आप वहाँ पे लड़ेंगे, जीतेंगे तो आप बाहर, नहीं तो जेल के अंदर, इस तरह का कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं किया जाता था। डायरेक्ट उन्हें जिसको भी लगता था नाजिस पार्टी को कि ये गलत है, ये खिलाफ में है, उसको अरेस्ट कर लेती थी और कॉन्स्टिट्यूशन कैंप वगैरह में, टॉर्चर चैम्बर वगैरह में डाल दिया जाता था। ठीक है। द पुलिस फोर्सेस रिक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। जो पुलिस थी वो अपने पावर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब निधड़क होके प्रयोग करती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या है? हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जैमलर सचैट। ये हिटलर ने तो डिक्टेटरशिप दिखा दी, अब हम लोग देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन, यानी फिर वो डिक्टेटरशिप के बाद क्या किस तरह से कंस्ट्रक्शन करता है अपनी कंट्री में, जर्मनी में। तो हिटलर ने जो है इन सब इकोनॉमिक जो भी नुकसान हुए हैं उसको रिकवरी करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसका नाम है जैमलर सचैट, जर्मनी वर्ड है ये, तो उनको जो है इसने सेलेक्ट किया, मतलब नियुक्त किया पोस्ट पे। ठीक है, जिसका मतलब था हु एम एट फुल प्रोटेक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। जिसका मतलब था, मतलब हिटलर ने जैमलर सचेट को निर्धारित किया कि भाई आपने जो है पूरे हमारे देश में फुल प्रोडक्शन करवाइए, मतलब काम को भी देखिए, लोगों के पास काम होने चाहिए और उनसे प्रोडक्शन भी करवाते रहिए। इस तरह का प्रोग्राम चलाने के लिए हिटलर ने जैमलर सचेट को नियुक्त किया। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। तो हम लोग देखते हैं जर्मनी के बहुत सारे कार वगैरह और सुपर हाईवेज वगैरह, तो ये जो सुपर हाईवेज है जर्मनी का वो, और जो पीपल्स कार कहा जाता है वो सब जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हुआ है, इसी प्रोग्राम के अंदर क्रिएट हुआ है। इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर रिक्वायर्ड क्विक सक्सेस। तो जो फॉरेन पॉलिसीज थी हिटलर के पास, उससे भी बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस मिलने लगी। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933, ऑक्युपाइड द रिहारलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपुल वन एम्पायर वन लीडर। लीग ऑफ नेशन बनी थी जिसमें यह कहा गया था कि भाई अब कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अब कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, लड़ाई से बहुत नुकसान होती है, तो सब लोगों ने उसमें साइन किया था। तो जर्मनी जब हिटलर ग्रो होता है, तो जर्मनी जब जानता है कि ऐसी ऐसी बातें, तो जो हिटलर था ना वो अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लेता है 1933 में। और जो रिहान लैंड था उसका, जो उसको छीन लिया गया था, उसको भी वो 36 में वापस पा लेता है।
और फिर बगल में उसके ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पे भी उसने युद्ध कर लेता है और वहाँ से भी ऑस्ट्रिया को जीत जाता है 38 के अंदर ईयर में। और जो है 1938 में, और वो स्लोगन दोहराने लगते हैं कि वन पीपुल, भाई इतना सब कुछ है तो एक देश होनी चाहिए, एक लोग होने चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, एक अम्पायर होना चाहिए। ये ऐसा कहने लगते हैं कौन, हिटलर। He then went to on the rest German-speaking southern land from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। तो बाद में फिर जो है जो हिटलर थे वो जर्मन के अदर सेक्टर में, जैसे कि सदर्न लैंड में जो कि चीकोस्लोवाकिया है ना, इस जगहों पे जाके वो और जगहों क्षेत्रों में जो है अपना कब्जा करने लगते हैं। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। तो बाद में फिर इंग्लैंड का भी उनको साथ मिलने लगता है, जर्मनी को, इंग्लैंड को भी वो जीत जाते हैं और जर्मनी को उनका साथ मिलने लगता है। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेंसिटी ऑफ द कंट्री। इस तरह से धीरे धीरे भाई वो जीतने लगा, जो कुछ भी उससे छीन लिया गया था, चाहे वो रिहार लैंड हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके रिसोर्सेस हुआ करते थे, तो लोगों को लगने लगा था कि भाई नहीं, ये तो है बंदा जो कि कुछ हमारे लिए करेगा। लेकिन हिटलर यहाँ ही नहीं रुका, वो सब जगह जल्दी जल्दी जीतता चला गया, आसपास के देशों को, ऑस्ट्रिया को, इंग्लैंड को, है ना। लेकिन बाद में हिटलर यहाँ पे रुका नहीं और भी वो आगे बढ़ता गया। सचेट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन द एनवायरनमेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफिकल्ट फाइनेंसिंग। तो हिटलर जो है यहाँ पर भी नहीं रुका और हिटलर ने जो भी इन्वेस्टमेंट ह्यूजली रूप से लगाए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद, उन सबको डिफिनिट कर देता है कि भाई अब हम लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक है। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजीज जर्मनी। तो जो कॉशियस लोग थे उनको, लोगों के लिए कोई भी जगह नाजीज जर्मनी में नहीं थी। नाजीज क्यों? नाजीज का संप्रदाय चल रहा था, नाजीज के रूल चल रहे थे, इसलिए नाजी जर्मनी लिखी हुई है। सचैट हैड टू लिव, तो इसलिए सचैट लोगों को जो है वहाँ जर्मनी छोड़नी पड़ी। हिटलर चूज वार एज द वे ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो धीरे धीरे उसके इकोनॉमिक क्राइसिस में भी समस्याएं आ रही थी जर्मनी के लोगों को। रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी में जितने भी खर्चे हुए करते थे, उसके जो रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। लो अब 39 आते आते जर्मनी ने पोलैंड का बड़ा हिस्सा जो देश है पोलैंड, उस पर भी कब्जा कर लिया, उसको भी जीत जाता है। दिस स्टार्टेड ए वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो फिर अब देखो क्या हो जाता है, जब पोलैंड पे भी वो कब्जा कर लेता है तो भाई अब सबको लगता है फ्रांस इंग्लैंड को, यार ये तो गलत कर रहा है, मतलब ये तो सबको जीतता जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है। इन सितंबर 1940 ए ट्रिपोलिटी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान स्टेटिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। तो बाद में फिर 1940 को जो है एक ट्रिपैट्रिक पैक्ट जो है साइन किया जाता है, मतलब यह एक पत्र होता है, विश्वास पत्र होता है, मतलब एक प्रकार का लेटर होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि भाई कि अब जब कभी भी युद्ध होगा तो हम लोग साथ हैं। मतलब अगर जर्मनी पे युद्ध हो रहा है तो इसका मतलब इटली पर भी युद्ध हो रहा है और जापान पे युद्ध हो रहा है। अगर जापान पे युद्ध हो रहा है तो इट मीन्स जर्मनी पे भी युद्ध हो रहा है और इटली पर भी युद्ध हो रहा है। ऐसा एक ट्रिपैट्रिक पैक्ट जो है साइन किया गया था 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के साथ। तो ये तीनों अब तो साथ हो गए, है ना। पपेट रिजिम्स का मतलब ये होता है कि हिटलर ने जो आसपास के देशों को जो जीता है उसको चलाने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया, उनको संभालने के लिए दे दिया, उनको राज्य दे दिया, स्टेट दे दिया, कंट्री दे दी, ठीक है। तो उस तरह के जो स्टेट थे उनको पपेट रिजिम स्टेट कहा जाता है। तो पपेट स्टेट जो रिजिम थे वो सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी के सपोर्टर थे। वेर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में, अधिकांश हिस्से में इनका साम्राज्य स्थापित हो गया। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनकल ऑफ हिज पावर। तो देखिए 1940 तक जो है हिटलर जो है ना अपने पिनाकल ऑफ पावर यानी कि अपने पावर के सर्वोच्च स्थिति में था, टॉप पर था, ठीक है, इतना ज़्यादा उसके पास पावर था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम कंक्वरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर क्या करने लगा कि वह लॉन्ग टर्म यानी बहुत लंबे समय से जो अपनी एम बना के रखा था पूरा यूरोप को कनकोर करने का, उसके ईस्टर्न भाग में जाके वो कनकोर यानी जीतने का प्रयास करने लगा, लड़ाई वगैरह शुरू कर दिया। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो क्या चाहता था इस युद्ध के पीछे कि भाई हमारे जर्मन के लोगों के लिए फूड सप्लाई वगैरह और रहने की जगह जो है पर्याप्त होनी चाहिए, इस वजह से वह लड़ाई कर रहा था ईस्टर्न यूरोप के हिस्से में। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। लो अब इसी जगह वो गलत कर देता है। उसने अटैक कर दिया 1941 में सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर है रशिया में, ठीक है। इन दिस हिस्ट्रिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द
पावरफुल सोवियत आर्मीज। अब यहाँ पे हिटलर गलत कर देता है कि भाई इसको कहते हैं हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी इतिहास में सबसे बड़ा भूल, मूर्खता वाला काम हिटलर ने कर दिया। क्या कर दिया? वो जर्मन के जो वेस्टर्न फ्रंट में है ब्रिटिश, वहाँ पर बम वगैरह गिरा देता है और ईस्टर्न पार्ट में सोवियत की आर्मी से लड़ रहा होता है। ईस्ट साइड में भी लड़ रहा है, वेस्ट साइड में लड़ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज से। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो जो सोवियत आर्मी थी, रेड उसको कहा जाता है शॉर्ट में, रेड आर्मी थी, वो जो है क्रश कर देती है बहुत ज़्यादा और ह्यूमिलेटिंग बुरी तरह से जर्मनी को स्टालिनग्राड में। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। उसके बाद जो सोवियत की रेड आर्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जर्मन के सोल्जर्स को रिट्रीटिंग मतलब फिर से उनका उपचार करने, मतलब फिर से उनको मारना। एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ फिर से बढ़ता हुआ यह यूएसएसआर सोवियत रेड आर्मी जो है जर्मन के सोल्जर्स को मारता हुआ बर्लिन तक पहुँच जाता है। इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगमोनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर। जो सोवियत रहा है ना, वो लगभग पूर्वोत्तर के जो यूरोप का भाग है उसमें लगभग आधे हाफ ए सेंचुरी मतलब लगभग कम से कम 50 सालों तक जो है वहाँ पे वो राज किया हुआ है। ठीक है, इतने दिन से जहाँ पे वो राज कर रहा है वहाँ पे आप जर्मनी ने अब लड़ाई छेड़ रखी है। मीनवाइल इसका मतलब ये है कि द यूएसए हैड रिस्ट्रिक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार। अब जो यूएसए है वो पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई अब तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जर्मनी ने अब तो बहुत ज़्यादा कर दिया बम वगैरह गिरा के। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज़ कॉज्ड। तो भाई इस तरह से यह जो युद्ध हुआ दूसरा वर्ल्ड वार का, इससे जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फिर से फेस करनी पड़ी लोगों को। और बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन यह जो है लोग सोच रहे थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि पहले युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है, उसकी भरपाई ही नहीं कर पा रहे हैं अभी हम लोग, और फिर से लड़ाई। तो लोग बहुत ज़्यादा चाहते नहीं थे कि मतलब लड़ाई वगैरह हो, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बन गई थी ना कि अब जो है युद्ध अब बिल्कुल हो के ही रहता। जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जो जापान है वो पूर्वोत्तर के भागों में अपने पावर को बढ़ा रहा है। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक्स ऑन द यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। तो जो यूएसए का जो पैसिफिक वाला भाग है ना, जो उस भाग में जो है यह अटैक करना शुरू कर देता है। कौन? जर्मनी। When Japan expanded its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. तो अभी तक तो ठीक है, ऐसी ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही जापान ने जो है ना हिटलर को सपोर्ट करते हुए बॉम्ब जो है यूएसए में गिरा देता है। कहाँ पे? पर्ल हार्बर में। याद रखेंगे हम लोग, पर्ल हार्बर में पहली बार जो है जापान यूएस के खिलाफ बम गिराता है। उसके बाद यूएस पूरी तरह से खुल के सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो जाती है। द वार एंडेड इन मई 1945 विथ हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन द जापान। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जापान के 2 शहरों पे नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, यूएसए ने गिराया था। तो ये वही है। ठीक है, फिर जो है ये 1945 फाइनली जो है यूएस विवश होके मजबूर होके लड़ाई में सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर ही लेता है और 1945 में हिटलर को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा देता है। यानी 1947 में हम लोग फ्रीडम हुए थे, यानी 2 ईयर पहले। यानी आप लोग देख सकते हैं कि हिटलर जो है हार जाता है और यूएस बम गिरा देता है। कहाँ पे? जापान। क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, अपने ईस्टर्न डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था, और जापान का सपोर्ट होने से थोड़ा जर्मनी जो है और ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। तो यूएसए ने क्या किया कि जापान के 2 शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देते हैं, एटॉम बम, और इस वजह से फिर युद्ध पूरा समाप्त होता है। जापान सरेंडर कर देता है और ये लोग हार जाते हैं। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, यही तो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्रीफ अकाउंट बस देखा है, बहुत नॉर्मल देखा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि नाउ रिटर्न टू हेलमट एंड हिज फादर्स स्टोरी, ए स्टोरी ऑफ नाजिस क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मनी में जो हेलमट था उसके पापा की क्या कहानी है, जिस तरह उसके पापा मर जाते हैं ना, और क्या कहानी है उसकी नाजीज की, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी दिखाई थी। कब? जब वार चल रहे थे। तो ये हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है द नाजीज वर्ल्ड व्यू। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।